हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस को भी डील किया जाएगा। सेशन के एंड पे हम एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े उनमें से क्वेश्चन है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे आंसर का मटेरियल क्या होना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स और एथिकल बिहेवियर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम एथिकली बिहेव क्यों कर रहे हैं, या कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारे एथिकल बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। ब्रॉडली देयर आर 3 मेन इन्फ्लुएंसेस दैट डिटरमाइन द एथिकल बिहेवियर एंड डिसीजंस। ब्रॉडली 3 इन्फ्लुएंसेस हैं, 3 मेन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम एथिकली बिहेव कैसे करें। द फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेट्स, जैसे इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम आपका क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप किस फैमिली में पले बड़े हैं। अगर आपके फैमिली में पहले से ही बड़ों को पैर छूने के आदाब सिखाए गए हैं, बड़ों को जो ही आपके सामने आए उनसे तमीज़ से बात करने की बात की गई है, आपके घर में ये कल्चर है कि बड़ों के साथ ज़ोर से बात नहीं की जाए, सोसाइटी में हमसाइयों का, रिलेटिव्स का, नेबर्स का ख्याल किया जाए, कोई ज़रूरत है उसको ज़रूरत के वक्त काम आ जाया जाए, तो ये सारे वैल्यूज़ आप में इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं। इसके अलावा पर्सनल ट्रेट्स में जो अपब्रिंगिंग आ जाती है, एजुकेशन आपकी किस स्कूलिंग में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हुई है, क्या आपने एक ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ा है, आपने एक वेस्टर्न स्कूल में पढ़ा है, आपने मदरसे से पढ़ा है, आपने चर्च के मिशनरी स्कूल से पढ़ा हुआ है, आपने टेंपल के ट्रस्ट से पढ़ा हुआ है, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम आप में है वो आपके वैल्यूज़ में इनकलकेट होता जा रहा है। इसके अलावा आपकी रिलीजियस बिलीफ्स क्या है, क्या आपकी रिलीजियस टेक्स्ट्स में ये मेंशन है कि आप जो है सही की ओर जाए, गलत ना करें, पूरे सोसाइटी में भाईचारे की तरह रहे, और इस रिलीजियस कॉन्सेप्ट का आप पे क्या इन्फ्लुएंस है, क्या आप थीस्ट है या अथीस्ट है। इसके अलावा जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल की ज़िंदगी, उसमें आपने एक्सपीरियंस क्या किया। अगर आप किसी के साथ इस तरह एक तरीके से बिहेव करते हैं, कोई तरीका अपनाते हैं बिहेव करने का, कोई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो वो वहाँ से आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ये सारी एक्सपीरियंसेस आपके इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेट्स में आते हैं, और ये सारे ट्रेट्स आपका एथिकल बिहेवियर डिसाइड करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इन्फ्लुएंस, दैट इज़ इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेट्स दैट डिटरमाइन द एथिकल बिहेवियर। द सेकेंड इज़ कल्चर, कंट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कंट्री है, वो हमारे एथिक्स पे, एथिकल बिहेवियर पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं। लाइक इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। मेहमान नवाजी के लिए पूरे दुनिया में भारत और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। अगर हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आता है, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहमान नवाजी ज़रूर से की जाती है। इसके मुकाबले में, कंपैरिजन में, अगर हम वेस्ट का कल्चर देखेंगे, वेस्ट के कल्चर में ये चीज़ें इनकलकेट नहीं होती, लेकिन हमारे कल्चर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में जो ये चीज़ें हैं, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी इनकलकेट है। तो ये सब हमारे बिहेवियर में आ जाता है, हमारे एथिक्स में आ जाता है। हम ये क्राइटेरिया लगाते हैं, वेस्टर्न कंट्री में अगर कोई आएगा और उसको चाय के लिए नहीं पूछा नहीं जाएगा, या उसको खिलाया पिलाया नहीं जाएगा, तो शायद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे यहाँ मेहमान आता है और वो बगैर ही खाए पिए चला जाता है, तो हम पे अना पे बात आ जाती है। कम से कम कुछ खा के चला जाता, पानी का गिलास ले लेता, थोड़ा सा पिला के चले जाते, तो ये डिटर्मिनेंट हमारे एथिक्स में आ जाता है। कल्चर एंड कंट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। अब कल्चर की बात इसलिए हुई है क्योंकि डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट कल्चर है।
एज ए कंट्री हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन ट्रेड्स है, लाइक आई सेड हॉस्पिटैलिटी, लेकिन कल्चर डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट है, लेकिन वो कल्चर भी हमारे एथिक्स को डिटरमाइन करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कोई हमारे यहाँ आ जाते हैं, हम चाय वगैरह पूछ लेते हैं, एक बहुत वेग एग्जांपल है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये सारे डिटर्मिनेंट्स हमारे एथिक्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। नाउ द थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हैं वो आपके एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं, आपके इथिकल बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर आप एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो रिनाउंड है, जो ऑनेस्टी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए मानी जाती है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो आप में ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ इनकलकेट होते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टाटा की बात करेंगे, अगर हम विप्रो की बात करेंगे, तो ये वो कंपनीज़ है जो अपने बिज़नेस के साथ साथ अपनी हाई क्वालिटी जो उनका वर्क फोर्स है उनके लिए माना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद आप में हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स आते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 2013 में एक साइक्लोन आता है जो सीवियरली इफ़ेक्ट करता है हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन को। बे ऑफ बंगाल रीजन में ये अंडमान एंड निकोबार्स के साथ साथ आंध्र प्रदेश को इन्वॉल्व करता है। बहुत सारे हट्स हैं टूरिस्ट्स के लिए जो अंडमान निकोबार चले जाते हैं, कुछ इस तरह की हट्स होती है। टाटा के कुछ बहुत सारे होटल्स हैं अंडमान में। टाटा को रात को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक सीवियरली हाई मैग्नीट्यूड का एक साइक्लोन आइलैंड को हिट करने वाला है। टाटा क्या काम करता है, टाटा की सारी मैनेजमेंट रात के अंधेरे में ही जितनी भी सारी फूड की आइटम्स हैं वो इस आइलैंड के एक ऐसे हिस्से पे ले आते हैं बीच में जो थोड़ा ऊपर हो, जिसकी हाइट बाकी से ऊपर है। वहाँ पे कमले लाई जाती है, मेडिसिन का स्टॉक जमा किया जाता है, फूड अवेलेबल रखा जाता है। द सेकंड थिंग इज़ ये टाटा का सारा स्टाफ जो है ये सारे इन हट्स में जाके, जो इंडिविजुअल हट्स आप देख रहे हैं ऐसे जो है वहाँ पे टूरिस्ट के लिए, वहाँ पे जाके इनको कहते हैं कि अगर आपकी हमें इजाज़त दें, यू प्लीज़ कम विथ अस, आप हमारे पास हाई अल्टीट्यूड पे आ जाइए क्योंकि एक बहुत ही बुरा साइक्लोन हिट होने वाला है। एंड ये सारे इनको एवैक्यूएट करके इनको हाई जगह पे ले जाते हैं। एंड एग्जैक्टली 6 o'clock इन द मॉर्निंग सारी हट्स जब इवैक्यूएट होती है, आधे घंटे या 20 मिनट के बाद एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन हिट करता है और इन सारी हट्स को तबाह कर देता है। करीबन 7 से 8 दिन तक शायद कोई भी एयर सपोर्ट नहीं मिल पाता, बिकॉज कम्युनिकेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। एंड दे वर एबल टू सर्वाइव ऑल दीज, जो उनके पास गेस्ट थे सारे बच गए, सबको अच्छा फूड मिला, सबको अच्छी तरह से इन्होंने सर्व किया। एंड दिस इज़ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। अगर आप इस तरह की एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे उनको पता है जिन कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं ये हमारा वर्क फोर्स का पार्ट है, इनकी खिदमत करना, चाहे वो सही हालात है या चाहे वो सुनामी की हालात है, साइक्लोन आ गया, वी हैव टू सर्व देम, हमें इनको हर हाल में सर्व करना है। वरना एक नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे आप इतना इस कदर से, इस लेवल पे, इस एप्टीट्यूड से आप अपने शिद्दत लगा के अपने गेस्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये एक बेहतर वर्क फोर्स, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल नहीं तो क्या है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू, दैट जो 3 फैक्टर्स है, दैट इज़ द इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेट्स, कंट्री का कल्चर और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 फैक्टर्स है जो हमारा इथिकल बिहेवियर डिसाइड करते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, इन केस हमारे कोई क्वेश्चन आता है, आपको इन तीनों पार्ट्स को एनकम्पास करना पड़ेगा कि हमें अपना इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेड्स को भी डेवलप करने चाहिए, हम जिस कल्चर है, कंट्री है, हमारे अपने कल्चर के जो बेहतरीन ट्रेड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम करते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करता है कि हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। अगर आप ये ग्राफ समझेंगे, सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि एथिकल बिहेवियर में पर्सनल एथिक्स डिसाइड करते हैं कि आपका एथिकल बिहेवियर कैसा रहेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी कैसी है, लीडरशिप के स्किल्स कैसे है, अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस गोल्स, दीज ऑल आर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, बट द 3 दैट वी हैव डिस्कस्ड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ The next question is, how does an ethical mind think? अगर हम एथिक्स की बात करेंगे, अगर किसी शख्स को, किसी माइंड को हम एथिकल कहते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा ऐसा रिज़ल्ट है या कौन सा ऐसा मीन्स है जो हम टैग लगा के कहते हैं कि भाई ये तो एथिकल माइंड है।
एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, एन एथिकल माइंड इज़ मोर कम्युनिटी ओरिएंटेड। जो एथिकल माइंड है वो खुद से ज़्यादा समाज का, सोसाइटी का सोचता है। दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ एन एथिकल पर्सन। लेकिन यहाँ एक बात आप समझिएगा, एथिकल माइंड इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू रेस्पेक्टफुल माइंड। एक एथिकल माइंड रेस्पेक्टफुल माइंड के बराबर नहीं है। दोनों एक हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है जो रेस्पेक्टफुल माइंड होगा वो एथिकल माइंड भी होगा। उसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक शख्स है जो हर किसी की इज़्ज़त करता है, एक बड़ों की भी करता है, छोटों की भी करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका जो एल्डर है वो गलत काम कर रहा है, लेकिन इज़्ज़त के चक्कर में उसे टोकता नहीं, उसके खिलाफ कुछ कहता नहीं है। वो रेस्पेक्ट तो करता है उनकी, लेकिन क्या ये एथिकली सही है? नो, दिस इज़ नॉट एथिकली राइट। So it is important to clarify the distinction between the respectful and the ethical mind, because we assume that one who is respectful is ethical and vice versa. ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई रेस्पेक्ट भी दे रहा है लेकिन वो इथिकली सही भी है, लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि कोई एल्डरली शख्स है कि वो गलत काम कर रहा है, उसके बावजूद आप उसे कुछ टोकते नहीं हैं, आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट तो आप दे रहे हैं, लेकिन इथिकल आप उस वक्त नहीं है। This is the difference that you need to understand. Now, there are three terms which I want to discuss with you very briefly. One is non-moral, second is immoral, the third is amoral. ये जो तीन टर्म्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है, क्या ये एक जैसी है? नॉन मोरल किसे कहते हैं या नॉन मोरल एक्शन किस एक्शन को कहते हैं? नॉन मोरल एक्शंस वो एक्शन है जिसमें मोरल कैटेगरीज़ को अप्लाई ही नहीं किया जाता, यानी जिसमें मोरल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वंडरिंग वेदर वन कैन ईट ग्रेप फूड, ये मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फ्रूट खाऊँ या चावल खाऊँ या चपाती खाऊँ, या मैं किसी ब्लू कलर का सॉक्स पहनूँ, रेड कलर का सॉक्स पहनूँ, मैं अपने बालों को कलर करूँ या ना करूँ, इसमें एथिक्स इन्वॉल्व ही नहीं, इसमें मोरालिटी इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं पे। ये नॉन मोरल एक्शन है, इसमें मोरल कैटेगरीज़ को अप्लाई ही नहीं किया जाता। ऐसे वाले एक्शंस को जहाँ पे मोरल कैटेगरी को अप्लाई ही नहीं किया जाएगा, इनको नॉन मोरल एक्शंस कहते हैं। लाइक हियर आई हैव मेंशन्ड इट इन द डेफिनेशन, नॉन मोरल एक्शंस और इवेंट्स आर दोज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट where moral categories cannot be applied. This is all about the non-moral actions. अगर हम immoral की बात करेंगे, immoral actions और events are those areas of interest where moral categories do apply. ये वो actions है जहाँ moral categories apply होती है, यानी कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया, या किसी ने कोई गलत काम कर दिया, तो ये वो एक्शन है जहाँ कैटेगोरिकली मोरल एक्शंस इम्प्लाई होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर, इमोरल एक्शंस और इवेंट्स आर दोज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट वेयर मोरल कैटेगरीज डू अप्लाई एंड ऑफ आर सच अ काइंड एज टू बी इविल। इमोरल एक्शंस वो है जो इविल होते हैं, यानी जो सही नहीं होते, चोरी करना, किसी को मार देना, डकैती कर देना, किसी की प्रॉपर्टी ले लेना इलीगल तरीके से, किसी पे जुल्म कर देना, ये सारे इमोरल एक्शंस हैं, यानी यहाँ पे मोरल कैटेगरीज इम्प्लाई होती है। द लास्ट वन इज़ द एमोरल एक्शंस। एमोरल एक्शंस उन इवेंट्स को कहा जाता है, एमोरल एक्शंस और इवेंट्स ये वो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है एग्जिबिटिंग इंडिफरेंस टू एंड नॉट अबाइडिंग बाय द मोरल रूल्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट। यानी नहीं, मोरल ये वो एक्शंस हैं जहाँ पे जो रूल्स है मोरल्स के, जो कोड ऑफ कंडक्ट है मोरल्स का, उनको फॉलो नहीं किया जाता। अब उसके कई आध रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि मैं खुद जानबूझ के फॉलो ही नहीं करता, दूसरा ये है कि मुझ में एबिलिटी ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सोशियोपैथ है या कोई छोटा सा बच्चा है जिसको सही और गलत की समझ नहीं है, अब वो कोई एक्शन कर रहा है बगैर ही जाने हुए, कोई रूल ऑफ कंडक्ट फॉलो ही नहीं करता। इसी तरह एक सोशियोपैथ है, उसे यह नहीं पता कि कपड़े बाहर बस स्टैंड पे निकालना सही नहीं है, वो तो दिमागी तो उसका तो तवाज़ुन बिगड़ा पड़ा हुआ है, अब वो सड़क पे कपड़े निकाल दे, वो तो गलत एक्शन तो है, लेकिन वो मोरल रूल्स को अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है कि भाई ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे मुझे कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। ही डजंट नो, हालांकि मोरल एक्शंस के खिलाफ है वो, बट उसमें एबिलिटी ही नहीं है।
इसी तरह अमोरल एक्शंस को मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया है, ये वो एक्शंस और इवेंट्स हैं जो अबाइड ही नहीं करते हैं मोरल रूल्स और कंडक्ट्स ऑफ सोसाइटी को। इसमें इनेबिलिटी भी हो सकती है कि पर्सन की, जैसे सोशियोपैथ है या बच्चा है, या कोई जानबूझ के जिसमें ऐसी परेशानी है, मेंटली इल है या सोशली इनकम्पेटेबल है, वो भी ऐसी हरकतें कर सकता है। सो दीज आर द 3 टर्म्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। दैट इज़ द नॉन मोरल। नॉन मोरल है जहाँ पे मोरल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जूता लगाना का जिसमें मोरल यूज़ ही नहीं होता है। इमोरल है जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं। अमोरल है जहाँ पे अबाइड नहीं किया जाता मोरल रूल्स के साथ, मोरल रूल्स के साथ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जाता। द अदर 3 टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एथिक्स, वैल्यूज़ एंड मोरल्स। क्या ये तीनों एक जैसे हैं? अगर हम बात करेंगे टिपिकल डेफिनेशन की इन तीनों की, एथिक्स रिलाई ऑन लॉजिकल एंड रैशनल क्राइटेरिया टू रीच ए डिसीजन एंड एसेंशियली कॉग्निटिव प्रोसेस। एथिक्स किस तरह से काम करता है? ये लॉजिकल और रैशनल क्राइटेरिया इस्तेमाल करता है ताकि एक डिसीजन लिया जाए, यानी इसमें पूरा कॉग्निटिव प्रोसेस इस्तेमाल होता है, यानी सोच विचार करके बाद एक लॉजिकल और रैशनल क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद आप एक डिसीजन लेते हैं। सो दिस इज़ एथिक्स। वैल्यूज़ ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब आइडियाज़ दैट वी वैल्यू और प्राइज। वैल्यूज़ की बात करेंगे, ये वो आइडियाज़ है जिनको हम वैल्यू करते हैं, जो हमारे नज़दीक अजीज़ है, दैट वी वैल्यू, जो हमारे नज़दीक कुछ वैल्यू रखते हैं। टू वैल्यू समथिंग मीन्स दैट वी होल्ड इट डेयर एंड फील इट एज वर्थ टू अस। हमारे नज़दीक ये वैल्यू है, जब हमारे नज़दीक कोई बुज़ुर्ग आ जाता है हम उसके पैर छू लेते हैं। हमारे नज़दीक वैल्यू ये है, कोई बड़ा आ जाता है हम उसको चेयर छोड़ देते हैं। हमारे नज़दीक वैल्यू ये है, कोई बड़ा आता है, हम कुछ खा रहे होते हैं, हम पहले उन्हें सर्व करते हैं। दिस इज़ द वैल्यूज़। ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं दैट आर डियर टू अस। एथिक्स लॉजिकल एंड रैशनल क्राइटेरिया है। वैल्यूज़ कुछ एक्शंस है जो हमें करीब होते हैं दिल के। ना व्हाट आर मोरल्स? मोरल्स बिहेवियरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इंडिविजुअल में एस्क्राइब होते हैं। एज ए सेट, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने रॉबिन हुड की बात की थी। और रॉबिन हुड के नज़दीक किसी चीज़ को चोरी कर लेना एक इंडिविजुअल था, उसके लिए वो बात सही थी, उसके मोरल्स में वो बात सही थी, लेकिन दूसरे के मोरल्स में, सोसाइटी के एथिक्स के मुकाबले में दैट वाज रॉन्ग। सो मोरल्स क्या है? ये एक इंडिविजुअल एस्क्राइबिशन होती है कैरेक्टर्स की, और मोरल्स इस्तेमाल होते हैं टू यूज़, नेगोशिएट, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। सेम तरह के अगर आपके और मेरे मोरल्स सेम हैं तो लाइकली हम दोनों फ्रेंडशिप कर सकते हैं, लाइकली हम दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम कर सकते हैं। रॉबिन हुड अकेले तो चोरी नहीं करता था, उसके पास भी डकैतों का ग्रुप था, वो सेम मोरल वैल्यूज़ में बिलीव करते थे। इसी तरह से उन्होंने अपने डाकुओं की गैंग बना ली थी, लेकिन एथिकल के लिए वो तो रॉन्ग था। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, वैल्यूज़ एंड मोरल्स। ये सारे आपको एक जैसे लग रहे हैं, बट देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत स्लो जानने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट लेवल कि आपको ये बात समझ आ जाए। लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट सेक्शन इज़ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पहले एथिक्स को समझा, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन आंसर किया कि हमें एथिकल क्यों बनना चाहिए। देन एथिक्स की कुछ ब्रांच थी। इस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स देखे, एथिक्स किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, एथिकल बिहेवियर किस तरह से डिटरमाइन होता है, कुछ डेफिनेशंस को भी देखा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेक्शन इज डिसीजन। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एथिक्स है ये एक्सपैंड हुआ है ऑलमोस्ट ऑल रिलाइम्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो पब्लिक लाइफ हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, हर सेक्टर में, लाइफ के हर पार्ट में एथिक्स ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, एनकम्पास किया है। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हम किस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करेंगे कि हम एथिकली राइट हैं। एथिकली राइट होने के लिए कुछ सर्टन साइलेंट एस्पेक्ट्स है जो अगर हम अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जब हम एक ऑफिस होल्ड करते हैं, एक पब्लिक पोजीशन लेते हैं, एक तहसीलदार का पोस्ट होल्ड करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट होल्ड करते हैं, एक ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर का पोस्ट होल्ड करते हैं, या कोई सा भी सरकारी पोस्ट लेवल हेल्ड करते हैं, उस वक्त हम अपने डिसीजंस में, अपनी ऑफिशियल लाइफ में कौन कौन से क्राइटेरियाज इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो वर्क है वो एथिकल हो।
कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ है। द फर्स्ट इज़ हमारे डिसीजन में, हमारे काम में मैक्सिमम ऑफ लीगैलिटी एंड रैशनैलिटी होनी चाहिए, यानी एन एडमिनिस्ट्रेटर विल फॉलो द लॉ एंड रूल्स दैट फ्रेम टू गवर्न एंड गाइड वेरियस कैटेगरीज ऑफ पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस। अगर हमारे पास कभी कोई डिसीजन आ जाता है जिसमें एथिकल डिलेमा होता है, उस वक्त हमें चाहिए कि जो सरकार ने लॉज बनाए हैं हम उन्हें फॉलो करें, और लॉज के बाद उन लॉज को इनकॉर्पोरेट करके एक रैशनल डिसीजन लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो देन वी अज्यूम दैट वी आर एथिकली राइट। दिस इज़ द वन क्राइटेरिया, यानी हमारे डिसीजंस में मैक्सिमम लीगैलिटी होनी चाहिए और रैशनैलिटी होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे डिसीजंस में, हमारे एक्शंस में मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम कोई एक्शन दे, हमसे अगर पूछा जाए कौन सा क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल किया, देन वी शुड बी एबल टू फ़ौरन हमें बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होकर हमें बताना चाहिए। वी शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक, टू आवर ऑफिशियल्स, टू आवर जूनियर्स। जो भी हमसे पूछे हमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब हम रैशनल होंगे, जब हमने लीगैलिटी को फॉलो किया होगा, तो हमें उस टाइम पे इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। द थर्ड क्राइटेरिया इज़ मैक्सिमम ऑफ वर्क कमिटमेंट। हम जितना हो सके अपने काम की तरफ बेइंतहा कमिटमेंट होकर काम करें, अपने वर्क की तरह, अपने जॉब की तरह, प्रोफाइल की तरह बेइंतहा होकर कमिटमेंट होकर काम करें। इसी तरह मैक्सिमम ऑफ एक्सेलेंस। द फिफ्थ इज़ मैक्सिमम ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है? एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड रैशनली ब्रिंग अबाउट अ फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल, organizational and social goals to help evolve unison of ideas and imbibe in his behavior a commitment to such a fusion। एक ऑफिसर को, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो उसके जो अपने इंडिविजुअल क्राइटेरियाज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरियाज़ है और जो सोशल क्राइटेरियाज़ है, ये इनको इस तरह से इन्फ्यूज़ करे ताकि एक कॉमन सेट बन जाए, और इसको, इस वाले सेट को अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करे ताकि सारे इंडिविजुअल, सोसाइटी और ऑक्यूपेशन के गोल्स को एक दिशा मिले और एक दिशा होके वो काम करे। द नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज़, जो इसका काम है इसमें मैक्सिमम ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस हो एंड अलाइंस हो। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब है एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द डिमांड्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्ड करना है, कभी हमारे पास कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे लैंडस्लाइड आ गई, कहीं पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करना है, तो आप में जो क्षमता है रिस्पॉन्सिवनेस करने की वो बेइंतहा होनी चाहिए। एक इफ़ेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की, एक सच्चे, ईमानदार और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटर की ये खासियत है। हम उसके डिसीजन को, उसके काम को एथिकल कहेंगे जब उसमें ये वाला भी, उसमें जो फीचर पाया जाएगा कि वो रिस्पॉन्सिव हो और उसमें कैपेबिलिटी हो अलाइंस फॉर्म करने की। इसी तरह नेक्स्ट फीचर इज़ उसमें कंपैशन पाया जाए, जस्टिस एक्सट्रीम लेवल का हो, ट्रांसपेरेंसी हो उनके काम में, इंटेग्रिटी पाई जाए, मैक्सिमम इंटेग्रिटी हो। एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड अंडरटेक एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन on the basis of honesty and not use his power, position, discretion to serve his personal interest and illegitimate interest of other individual or groups। यानी ये जो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स, ये सारे के सारे साइलेंट फीचर्स जब एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ एथिकली राइट, यानी ये एथिक्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करता है। And when he uses these all aspects in public administration, in governance, तो as a whole society prosper करती है, peace and order होता है society में, और nation, state, village, community as a whole prosper करती है और grow करती है। This is all about the first section that we have understood till now। हमने ethics को समझा, then हमने ये समझा कि हमें ethical क्यों बनना चाहिए, moral क्यों बनना चाहिए, इसके डिटर्मिनेंट्स, ब्रांच को समझा, कुछ डेफिनेशंस, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन हमने एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझा। नाउ लास्टली आई विल डिस्कस विद यू द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2016। क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि आप हमें बताइए कि किस तरह से एथिक्स सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग में मदद करता है।
आपके ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड 150 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इस क्वेश्चन में आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे, देखिए, वी स्टडी इथिक्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड देयरफॉर इट्स प्रिंसिपल कंसर्न इज द नेचर ऑफ ह्यूमन वेलबींग। किस तरह से इथिक्स कंट्रीब्यूट करता है सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग को? हम इथिक्स को इसीलिए ही पढ़ते हैं कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, और जब हम लाइफ को इम्प्रूव करते हैं तो ये तो ओवरऑल वेलबींग होता है इंसान का। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल स्टार्ट, दैट इज़ वी स्टडी इथिक्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड देयरफॉर इट्स प्रिंसिपल कंसर्न इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन वेलबींग। हम एथिक्स को इसीलिए ही तो पढ़ते हैं कि इंसान की ह्यूमन लाइव्स की इम्प्रूवमेंट हो जाए। इम्प्रूवमेंट इन व्हाट सेंस? इम्प्रूवमेंट कि वो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बेहतर कर पाए। ऑल्सो व्हाट वी नीड इन ऑर्डर टू लिव वेल। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्लेजर, दोस्ती, वर्च्यू, ऑनर, वेल्थ, ये सब पैरामीटर जब एक साथ आ जाते हैं तो एज ए होल हमारी ज़िंदगी अच्छी बनने लगती है। लेकिन जब हमारी पर्सनल लाइफ में खुशियाँ होती है, वर्च्यूज़ होते हैं, ऑनर होता है, फ्रेंडशिप होती है, ये हमारी फैमिली तक महदूद नहीं रहता। ये हमारी फैमिली से दूसरी फैमिलीज़ को चला जाता है और सोसाइटी को चला जाता है, सोसाइटी से कंट्री को चला जाता है, एंड एज ए होल पूरे सोसाइटी में वेलबींग आ जाता है। तो एथिक्स क्या कंट्रीब्यूट करता है? एथिक्स हमारी पर्सनल लाइफ्स को इम्प्रूव करता है। जब हमारी पर्सनल लाइफ्स इम्प्रूव हो गई, हम सोसाइटी की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट वेलबींग ऑफ सोसाइटी हो जाता है। दिस इज़ द ईजी क्वेश्चन। मैंने एक फॉर्मेट आपको दे दिया, इस फॉर्मेट को आप समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। क्वेश्चन वहीं से हमसे डिमांड जो कर रहा है कि आप बता दीजिए कि किस तरह से सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग होगा। वो इस तरह से हो जाएगा क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे तो सोसाइटी की लाइफ इम्प्रूव होगी, सोसाइटी की लाइफ इम्प्रूव होगी तो वेलबींग ऑफ ए नेशन एज ए होल होगा। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट विथ यू वेल। एज आई सेड अर्लियर, ये जो टॉपिक है एथिक्स का, दिस इज़ अ बिट साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है, फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट इसमें है। ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।